जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जिस प्रकार आप मेरे को अपनी हौसला अफजाई अपने लाइक्स के द्वारा और अपने विभिन्न वीडियो को देखने के द्वारा, व्यूज़ के द्वारा और कमेंट करते रहें तो और भी मुझे हौसला अफजाई मिलता रहेगा। मैं लगातार आपके लिए आईएएस, पीसीएस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके नॉलेज के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरी हो वो बनाता रहूंगा। चलिए आज के टॉपिक पर मैं आता हूं और ये टॉपिक है कि अभी 16th ब्रिक्स समिट इन रशिया। अभी यहाँ पे 16 टाइम्स का ब्रिक्स समिट जो हुआ है, भारत, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की जो समिट हुई है, इसके अलावा और भी कुछ अन्य कंट्री जैसे कहा जाए तो एक कंट्री आपको देख सकते हैं कि ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, इथियोपिया है और अर्जेंटीना, ये भी 15th समिट से ही भारत इस ब्रिक्स समिट के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये अभी न्यूज में क्यों है, आप उसके लिए हम लोग देखते हैं why it is in the news. Prime Minister Narendra Modi is currently in Russia for the 16th BRICS summit along with Chinese President Xi Jinping and South African President Cyril Ramaphosa. The summit is hosted by the Russian President Vladimir Putin in the city of Kazan. ये जो सिटी ऑफ कजान में रशिया का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। इट इज कंसिडर्ड एज द थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया। रशिया का थर्ड कैपिटल कहा जाता है। और यदि आप रशिया का मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप में जाएंगे तो आप उस वर्ल्ड मैप में जहां पर आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जाकर वर्ल्ड मैप में देखें कि इस जगह पर आपका मॉस्को है, मॉस्को, और यहाँ से एक मॉस्कोवा रिवर जा रही है और इससे थोड़ी दूर एक वोल्गा रिवर जा रही है। वोल्गा रिवर पे आकर एक कजान रिवर भी मिल रहा है, कजातान रिवर भी मिल रहा है। इसी रीजन पर कजान है एंड इट इज कंसिडर्ड द थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया। तो मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मॉस्को आप जान ही रहे हैं, एक सेंट पीटर्सबर्ग है और एक आपका जो है दिस इज योर कजान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। चलिए इसके बारे में और जानेंगे। तो इससे पहले हम लोग ब्रिक्स के बारे में आप जानते हैं कि वो न्यूज में अभी क्यों था। तो ये ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। ओरिजिनली कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली। तो इस ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन को और जो ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फॉर्मेशन जो किया गया इन 5 देशों के द्वारा किया गया है और यहाँ पे मतलब कि एशिया और अफ्रीका के लिए एक सबसे मजबूत बन रहा है और जो डेवलप्ड कंट्री के अगेंस्ट ये खड़ा हो रहा है, जो कि आप कनाडा, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इनके अगेंस्ट ये कंट्री और ये ग्रुप, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉलिटिकल ब्लॉक जो है, पॉलिटिकल ब्लॉक कहने का मतलब है कि जहाँ पर जब कई कंट्रियां इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपस में मिलती हैं और एक एग्रीमेंट करती हैं और किसी बात पर हर साल मिलती है, तो एक प्रकार का वो पॉलिटिकल ब्लॉक होता है। In 2023, during the 15th BRICS summit held in South Africa, 6 new countries were invited to join the alliance, that is Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Argentina, Egypt and Ethiopia. तो ये अभी आपने देखा कि अभी फिलहाल ये कंट्री अभी जुड़ी है और ये आप यदि इसमें जाकर आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर, थोड़ा सा मैं लोकेट करने की कोशिश करता हूँ मैप बनाकर कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो पहले मैं थोड़ा सा एशिया का दिखा दूंगा कि आपको, आपने अभी न्यूज़ में ईरान चल रहा है तो ये तो आपको पता होगा कि ये ऐसे जो बना हुआ है ये आपका अरेबियन पेनिनसुला है और यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं और ये इंडिया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये आपका ईरान है, दिस इज ईरान आपका है, ईरान। ईरान के बाद यहाँ पर आपका जो है यूएई है और ये जो बड़ा कंट्री है यहाँ पर ये आपको सऊदी अरेबिया। तो ये 3 कंट्री तो दिख गया आपको कि जो नए 2015 जो ब्रिक्स का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, समिट हुआ था,
उसमें ये 3 कंट्री, तो 6 कंट्री में से ये 3 दिख गया, ये कहाँ पर है। और ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ये तो आप लोग जान रहे हैं कहाँ पर है। अब यहाँ पे हम लोग 3 कंट्री देख लिए हैं। इसी के बाद यहाँ से ये आपको जो है, ये रीजन जो है आपको पर्शियन गल्फ है, इधर आपका रेड सी स्टार्ट, और रेड सी के इधर से अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है। और अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका, ये आपका अरेबियन पेनिनसुला इस साइड जो देख रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको जो इजिप्ट है, ये कंट्री जो है यहाँ पर आपको इजिप्ट भी जुड़ गया है, और यहाँ एक कंट्री है इथोपिया। तो ये 2 कंट्री भी आपने देख लिया, इजिप्ट और इथोपिया। ये भी यहाँ पे आपको सऊदी अरेबिया, ये आपको सऊदी अरेबिया। तो आपने कौन कौन से कंट्री देखी, ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया। एंड अफ्रीका के एक कंट्री आपने इजिप्ट देखा और इथोपिया, ये भी हो गए। अब हम लोग साउथ अमेरिका की कंट्री देख लेते हैं, अर्जेंटीना। और वो अर्जेंटीना के लिए हम लोग साउथ अमेरिका का थोड़ा एक मैप बनाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको एंडेस माउंटेन सिस्टम है, और ये रीजन जो आप देख सकते हैं कि ये ब्राजील वगैरह है, और छोटे छोटे कंट्रीज यहाँ पर दूसरे कंट्रीज हैं। इसके साथ यदि मैं इस रीजन में देखूं तो यहाँ पर एक कंट्री है अर्जेंटीना, ये है अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में। तो आपने ये 6 कंट्री जो ब्रिक्स समिट 2015 में 15 ब्रिक्स समिट में जुड़े थे, दैट इज ईरान, यूएई, यहाँ पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया एंड अर्जेंटीना, ये 6 कंट्रीज हैव बीन एडेड, जुड़े थे इसके साथ। यूएई का मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात। Prior to this expansion, BRICS represented, यदि इस एक्सपेंशन के पहले 6 देश जुड़ने से पहले यदि आप देखा जाए तो ये जो ब्रिक्स नेशन जो था उसमें 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को पहले ही रिप्रेजेंट कर रहा था, वर्ल्ड का 42%, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया और चाइना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है अपने आप में। और उसके बाद ब्राजील, रशिया, इंडिया, ब्राजील है और रशिया है, साउथ अफ्रीका, ये लोग में मिलकर टोटल 42% ऑफ द वर्ल्ड के पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इनके पास जो टेरिटरी है, जो जगह है, वो आप जानते हैं कि रशिया के पास सबसे ज्यादा जगह है, आपको ये पता है। तो वहां पर 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दे आर रिप्रेजेंटिंग 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी, 30% ऑफ द वर्ल्ड टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके बाद यदि जीडीपी अगर स्तर पर देखा जाए तो डिक्रीजिंग आ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं अब जीडीपी कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पांचों कंट्री 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रही हैं 5 कंट्रीज। आप सोच सकते हो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लगभग 1/4 ऑफ द जीडीपी, ये पांचों कंट्री 1/4 ऑफ द जीडीपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितने पावरफुल हो सकते हैं। और अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रही हैं पांचों कंट्री। तो अब ये मिल गए हैं, अब जब ईरान मिल जाएगा, यूएई मिल जाएगा, सऊदी अरब है आ गया, इजिप्ट, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना, तो ये और भी बढ़ गया हो डाटा। The alliance aims to counter the इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न नेशन। तो ये जो ब्रिक्स का जो अलायंस बनाया गया है, जो वेस्टर्न नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन है, उनके इकोनॉमिक डोमिनेंस जो पूरे वर्ल्ड पर है और उनका जो पॉलिटिकल डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड पे चलता है, उसके अगेंस्ट ये तैयार किया गया है। ब्रिक्स होल्ड्स एनुअल समिट वेयर मेंबर स्टेट्स डिस्कस प्रायोरिटीज, स्ट्रेटजीज, टेकिंग टर्न्स इन होस्टिंग दिस मीटिंग। तो ये जो ब्रिक्स का जो एनुअल समिट, ये शिखर वार्ता जो होते रहता है, इसमें मेंबर कंट्रीज जो है कि वो डिस्कस करते हैं कि हमारे लिए ये जो वेस्टर्न नेशन है, उनके जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए पहले हम लोग क्या प्रायोरिटी सेट करें और क्या स्ट्रेटजी, किस कूटनीति को लाएं जिससे फायदा हो इस रीजन को। तो ये कूटनीति पर बात करते हैं, रणनीतिक पे फायदे के लिए जो बात होंगी, स्ट्रेटजीज जिसको कहा जाएगा, एंड टेकिंग टर्न्स इन होस्टिंग दिस मीटिंग्स। और ये जिससे हर मीटिंग में आप एक बदलाव लाना चाहते हैं जिससे कि वेस्टर्न नेशन के जो डेवलप्ड का जो डोमिनेंस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस, उसके अगेंस्ट फाइट किया जा सके। अब बात करते हैं कि जो ब्रिक्स का सक्सेस और अचीवमेंट क्या देखा जाए। अब यहां पर देखें, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड बात की जाए ब्रिक्स को लेकर,
तो ब्रिक्स हैज प्रमोटेड इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। जो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में आप ट्रेड करने के लिए और इन्वेस्टमेंट मेंबर कंट्रीज करने के लिए प्रमोट किया है ब्रिक्स ने। एंड देयर हैज बीन अ नोटेबल राइज इन द इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, मतलब कि ये पांचों कंट्रीज के बीच में ट्रेड लगभग काफी अच्छा बढ़ा है। एंड री एनफोर्सिंग इकोनॉमिक टाइज, और विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक समझौते भी हुए हैं। और ये ग्रुप जो है ब्रिक्स का अलायंस का ग्रुप एम्फेसाइज रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम पर अपना रिलायंस कम करना चाहते हैं। जो डॉलर सिस्टम जो चल चुका है, यूएस डॉलर सिस्टम, और उनकी जो अपनी फाइनेंशियल हमारे ऊपर डोमिनेंस है वो कम करना चाहते हैं। एंड इन्हांसिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस विद इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल्स, और साथ में ये चाहते हैं ये ब्रिक्स नेशन की इकोनॉमिक रेजिलियंस हमारे अंदर भी, इन पांचों कंट्रीज के अंदर भी इकोनॉमिक रेजिलियंस आ जाए, जिसमें कि आप फ्लेक्सिबल हो, किसी प्रकार का वर्ल्ड में डिसऑर्डर दिक्कत आ रही है और इन पांच कंट्री ज्यादा अफेक्ट ना हो। ये रेजिलियंस को दिखा रहे हैं, इकोनॉमिक रेजिलियंस को। और ये कब हो सकता है? जब हम ये पांचों आपस में एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें, और ये हो रहा है, ऐसा ब्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। नाउ देखा जाए न्यू डेवलपमेंट बैंक, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्टैब्लिश किया गया, और it established in 2014 with a capital of $100 billion. The NDB New Development Bank funds infrastructure and sustainable development projects within the BRICS and other developing nations. जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये ब्रिक्स मेंबर को जो है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बढ़ाने में। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप जान रहे हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन है, आपको जो भी, और रेलवे ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो कि इकोनॉमी को हेल्प करे, इकोनॉमी के लिए पोर्ट्स का फॉर्मेशन, डिफरेंट जहां जहां इकोनॉमी इन्वॉल्व है वहां वहां इंफ्रास्ट्रक्चर उसको फायदे के लिए डेवलप करना, दैट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है जिससे सोसाइटी और कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। तो सोसाइटी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब होगा स्कूल हो गए, कॉलेजेस जो जिसमें एजुकेशन मिले, हेल्थ सेंटर्स, बेटर इमरजेंसी सेंटर जहां पे लोगों का हेल्थ अच्छे से प्रोवाइड किया जा सके, लोग जहां खुश होकर, इंटरटेनमेंट सेंटर हो, कम्युनिटी सेंटर्स बनाया जाए जहां पर लोगों के लिए कम्युनिटी का डेवलपमेंट शामिल हो, उसके लिए जो कराया जाए वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आज जितने हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट जारी रखें, लेकिन ये रिसोर्सेज जो हम लोग संसाधन को यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए भी रहे। तो ये जो एनडीबी फंड करेगा, किसके लिए करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए करेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए करेगा, और किसको? ब्रिक्स नेशन और कुछ डेवलपिंग नेशन को ये फंड करेगा। द बैंक हैज फाइनेंस्ड वेरियस प्रोजेक्ट्स इन द मेंबर कंट्रीज फोकसिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने बहुत सारे मेंबर कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स में इसने हेल्प किया है, और इसमें फोकस कर रहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर आगे बढ़े, जैसे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ओशियन थर्मल एनर्जी है। तो डिफरेंट जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके द्वारा आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, गैस बेस्ड एनर्जी से आप बचकर इस एनर्जी पे शिफ्ट हो, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वो फंड दे रहा है। साथ में अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी, अर्बन डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि आसपास आप अर्बन मतलब कि बिल्डिंगें तैयार करें, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। साथ में आप लिविंग स्टैंडर्ड उस अर्बन एरियाज का इंक्रीज करें, लिविंग स्टैंडर्ड हो, साथ में उस अर्बन एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो अर्बन डेवलपमेंट मतलब कि आप बिल्डिंग, रियल एस्टेट के लिए आप बिल्डिंग अच्छा बनाएं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा तैयार करें, साथ में अर्बन लिवलीहुड, वहां की लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाएं। दूसरी बात तो ये है, और तीसरी बात ये है कि वहां पे उस सिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया जाए। तो तीन चीजें जो है महत्वपूर्ण है अर्बन डेवलपमेंट में। और देखा जाए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया करा जाए, तो इसके लिए बैंक दे रहा है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने बोल दिया है कि मेनली एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो किया जाए वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इसके लिए लोन दे रहा है, जो कि ब्रिक्स नेशन के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर। कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की मतलब कहीं पे सडन कोई आकस्मिक जरूरत हो, उसके लिए कुछ पैसे रखे जाते हैं, जिससे कि मेंबर नेशन को कोई कभी दिक्कत आ जाए, कोई फाइनेंशियल शॉर्टेज हो जाए, तो पैसा दिया जा सके। तो कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट CRA विद रिजर्व पूल ऑफ $100 billion
was established to provide financial support to members facing short term liquidity issue. यदि कोई शॉर्ट टर्म के लिए कोई लिक्विडिटी इश्यू कोई मेंबर फेस कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन हमने कहा शॉर्ट टर्म के लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको लॉन्ग टर्म के लिए देगा। और ये जो CRA जो रखा हुआ है, जो कि एक कंटीजेंट फंड है, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, जिसके द्वारा आपका सॉरी और ये CRA एक अरेंजमेंट है। दिस अरेंजमेंट serves as a safety net to protect member economies from the external economic shocks। और कहीं पे किसी एक्सटर्नल इकोनॉमी की वजह से इंटरनल इकोनॉमी किसी नेशन की थोड़ी दिक्कत आ जाए तो उस शॉक को दूर करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए CRA के द्वारा फंड अरेंज किया जाता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड मल्टीलैटरल एंगेजमेंट, इसका देखा जाए तो ब्रिक्स हैज इमर्ज्ड एज ए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल ब्लॉक, मतलब है कि इंटरगवर्नमेंटल लेवल पर एग्रीमेंट आकर बैठकर डिफरेंट कंट्रीज कर रही हैं, 5 मिक है और 6 और जुड़ चुके हैं। एंड एडवोकेटिंग फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब है कि यहाँ पे जैसे कि यूनिपोलर और जैसे कि यूएस था, अब पहले यूएस और रशिया बाइपोलर थे, कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद यूएस के साथ चाइना खड़ा हो रहा है, अब इंडिया भी खड़ा हो रहा है, रशिया भी है। तो ये बोल रहा है कि एक के पास इकोनॉमिक पावर ना हो, बहुतों के पास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होते ही एक पोलर ना हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एडवोकेट कर रहे हैं, पावरफुल सारे कंट्रीज मैक्सिमम हो, एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। और जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, जो भी यूनाइटेड नेशन है और बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक है, तो IMF है, इन पे डेवलपिंग नेशंस का काफ़ी ज़्यादा उनमें रिप्रेजेंटेशन हो, एज इन द यूनाइटेड नेशंस, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। लेकिन यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि ये जस्ट उल्टा कर रहे हैं। हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन वर्ल्ड में रशिया, USA जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन USA तो डेवलप्ड है, वो फिर भी वो स्लगिश है इस मामले में, धीरे चलता है, क्योंकि कभी भी यूनाइटेड नेशन में बदलाव की बात उसने कभी करी ही नहीं। एक प्रकार से वो केवल डेवलप्ड कंट्री के फेवर में ही काम कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात की जाती है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसका ये है कि ब्रिक्स का, वो चाहते हैं कि जो डेवलपिंग नेशन हो उनका ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उनका रोल बने, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और साथ में मल्टीपोलर वर्ल्ड को वो एडवोकेट करते हैं। टेक्निकल कॉपरेशन की बात की जाए तो मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन इन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इनोवेशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड विद इन द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नेशन के बीच में जो टेक्नोलॉजी आपस में एक दूसरे से ट्रांसफर करें, साइंस एक दूसरे से जानकारी, साइंस के लेवल पे जानकारी लें, इनोवेशन लेवल पर एक दूसरे से करें, तो इस प्रकार का टेक्निकल और रिसर्च बेस्ड ट्रांसफरेंस होने से, इनोवेशन वर्क्स बढ़ने से आपस के देश काफ़ी डेवलप करेंगे, और ऐसा ग्लोबल कोलैबोरेशन होना जरूरी है। Initiatives like the BRICS Science, Technology and Innovation Framework Program aim to enhance collaboration in research and technical fields। तो इससे लोगों के बीच में, इन ब्रिक्स नेशन के बीच में रिसर्च और टेक्निकल फील्ड में कोलैबोरेशन बढ़ेगा। जॉइंट एफर्ट्स इन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट शोकेस, तो ज्वाइंट एफर्ट जो हेल्थ में किया जा रहा है, एक दूसरे के सारे नेशन हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं, जैसे इंडिया कोविड के समय में काफ़ी हेल्प किया सबको, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी कर रहा है आज के डेट में, एंड इन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इंडिया आगे बढ़कर रोल कर रहा है इन द अर्थक्वेक एंड ऑल। तो जो ज्वाइंट एफर्ट्स हो हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, शोकेस द ग्रुप्स कमिटमेंट टू एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। और इससे ये दिखाता है कि ब्रिक्स के लोग, जो ग्लोबल जो नेशन है, ये रेडी हैं, यदि इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो वो दूसरे चैलेंजेस को लेकर, ग्लोबल चैलेंजेस को लेकर रेडी हैं, उसको फेस करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए। चैलेंजेस फेस्ड बाय द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स जो है ये मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमंग द मेंबर्स, सिंपल से चीज़ है कि यदि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी देखा जाए तो चाइना इस ब्रिक्स में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है रेदर देन अदर, फिर इंडिया है, रशिया है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, तो और इसके अलावा जो 6 और जुड़ गए हैं, तो ये जो है डिफरेंट आपको दिखेगा, सबकी अपनी डेवलपमेंट है,
और अपनी पकड़ है किसी मामले में, सब एक जैसे नहीं, यहाँ पे थोड़ा डिस्पैरिटीज है। तो ब्रिक्स नेशन एग्जिबिट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, इनके बीच में इकोनॉमिक डाइवर्सिटी दिख रहा है विद वेरिंग लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, सभी में अलग अलग डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स सब में अलग दिख रहा है, एंड पॉलिटिकल सिस्टम भी थोड़ा अलग दिख रहा है। कोई कम्युनिस्ट है तो कोई डेमोक्रेटिक्स है, और कोई तेल पे ही चल रहा है, कोई दूसरे लेवल में डेवलपमेंट है, कोई टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है केवल। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इकोनॉमिक डाइवर्सिटी भी दिख रहा है और पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी दिख रहा है। दिस डिस्पैरिटी ओकेजनली obstructs consensus on key issues, यदि कभी देखा जाए कोई की इश्यूज पे बात करना होगा तो यदि एक कंट्री आएंगी और मिलेंगी तो इनकी जो कंसेंसस मिलजुल कर एक जो राय दी जाएगी वो अलग होगी, क्योंकि तीनों अलग, सभी लोग अलग अलग विचार वाले हैं। तो कहीं ना कहीं किसी कंक्लूजन पे आने के लिए जो कंसेंसस होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। एज मेंबर्स प्रायोरिटाइज एंड इंटरेस्ट कैन डिफर ग्रेटली, क्योंकि हर एक मेंबर का प्रायोरिटी क्या होगा नेशन का अलग होगा, अलग डेवलपमेंट है, अलग पॉलिटिकल सिचुएशन है, और इंटरेस्ट भी अलग होगा। इस कारण से कंसेंसस पे आना किसी की इश्यूज पे वो दिक्कत होगा। अब थोड़ा सा देखा जाए जियो पॉलिटिकल राइवलरीज, मतलब है कि ज्योग्राफिकल लेवल पर, मतलब कि टेरिटोरियल लेवल पर कंट्रियों के बीच में डिस्प्यूट की बात की जा रही है, जहां पे इंटरनेशनल रिलेशन जो है ज्योग्राफी के बीच में पॉलिटिक्स बात हो रही है ज्योग्राफी आधार पर। जैसे पाकिस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पीओके है वो एक प्रकार का जियो पॉलिटिकल राइवलरी वाला जगह है, जो भारत कहता है ये मेरा है और पाकिस्तान ये ले रखा है। तो ये ज्योग्राफिकल लेवल पर जो इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिक्स खेली जा रही है वो जियो पॉलिटिक्स कहलाता है। इसी तरह आपने जो यूक्रेन और रशिया में देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहा है, और इसराइल का जो गाजा स्ट्रिप की तरफ हमास के साथ हुआ, फिर बाद में आपने देखा कि हिजबुल्ला के साथ हो रहा है, ईरान के साथ हो रहा है, ये भी एक लैंड के लिए जियोग्राफिकल रीजन के लिए हो रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी चाइना और इंडिया का भी आप देख सकते हैं कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन है। ऐसा ना अक्साई चीन पर है और कई ऐसे बॉर्डर एरियाज है जहाँ पे जियो पॉलिटिकल राइवलरीज चल रही है। यदि देखा जाए तो जियो पॉलिटिकल टेंशन पार्टिकुलरली बिटवीन चाइना एंड इंडिया हैव समटाइम्स स्ट्रेन द रिलेशनशिप, इससे खिंचाव आता है इस रिलेशनशिप में, जो ब्रिक्स के नीचे के बीच में आपस में जो संबंध है उस संबंध में खिंचाव आता है विद इन द ब्रिक्स एंड अफेक्टिंग द ग्रुप्स यूनिटी। इससे कहीं ना कहीं जो इस ब्रिक्स के यूनिटी है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होता है, क्योंकि अभी भी कुछ डिस्प्यूटेड एरिया टेरिटोरियल एरिया है जिस पे बातें चल रही हैं और चाइना बोल रहा हमारा है। द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड रीजनल इंटरेस्ट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो है और किसी रीजन का इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कैन इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इस कारण से ब्रिक्स की एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो, किसी पे कंसेंसस में आना, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम वाला बात होगा। रिलेशनशिप विद द वेस्टर्न पावर्स, तो आप देखा जाए कि रशिया जो है रशियन यूक्रेन वार के बाद 2022 से ही ऑलरेडी जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट जो है रशिया का फ्रीज कर दिया गया है, और साथ साथ में जो आपने वेस्टर्न के साथ रिलेशन है रशिया का बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाइना यूएस का जो राइवलरी चल रहा है वो भी आपको जो है काफी ज्यादा क्या है, ये भी एक प्रकार से वेस्टर्न नेशन के साथ अच्छा नहीं है। तो ये जो ब्रिक्स का देखा जाए वेस्टर्न पावर के साथ भी अच्छा रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे लेकिन इंडिया का यूएस के साथ और वेस्टर्न नेशन के साथ क्या है, रिलेशन अच्छा है। The relationship between BRICS and the Western nation is complex with differing strategies among the member countries. तो जो रिलेशन जो है ब्रिक्स नेशन के जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो वेस्टर्न नेशन के साथ है वो एक कम्प्लेक्स रिलेशन है, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी है। रशिया किसी और स्ट्रैटेजी के साथ बात करता है तो चाइना किसी और स्ट्रैटेजी के साथ बात करता है, मतलब कूटनीति के साथ अपने फायदे के लिए। इंडिया किसी और कूटनीति के साथ अपने फायदे के लिए वेस्टर्न नेशन के साथ कुछ और बात करता है। यहाँ पे देखा जाए तो चाइना एंड रशिया आर इंक्रीजिंगली वेरी ऑफ द वेस्ट, वो बड़ी काफी कॉशियस है, अपना हर कदम फूक फूक कर ले रहे हैं रशिया एंड जो वेस्ट के साथ है, स्पेशली फॉलोइंग द रशिया यूक्रेन वॉर एंड टेंशंस ऑफ यूएस चाइना रिलेशन। तो यूएस चाइना रिलेशन और जो रशिया यूक्रेन वॉर है कहीं ना कहीं इस चीज को वेस्टर्न के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को क्रिएट किया हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट इंडिया हैज बीन strengthening its economic and technological ties with the US। और उसके दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया यूएस के साथ टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली कई समझौते कर रहा है।
स्लो प्रोग्रेस ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देखा जाए तो जो ब्रिक्स के अंदर में जो प्रोग्रेस है वो काफी स्लो है इंस्टीट्यूशनल लेवल पर। देखा जाए तो डिस्पाइट एडवोकेटिंग फॉर ए मोर डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर, progress on reforming institution like the IMF and United Nation has been sluggish। तो आप इसका जो जो ये आप ब्रिक्स नेशन है चाहे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये सब जो बन रहे हैं, इस जो बन रहा है इससे कोई डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे विश्व में डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर है, डिस्पाइट एडवोकेटिंग सब लोग बोल रहे हैं कि ग्लोबल डेमोक्रेटिक ऑर्डर होना चाहिए, विश्व में डेमोक्रेसी के द्वारा ही सब कुछ होना चाहिए, बाय द पीपल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होना चाहिए। यस, लेकिन प्रोग्रेस ऑन रिफॉर्मिंग, तो यदि आप देखा जाए तो प्रोग्रेस ऑफ रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन लाइक द IMF एंड यूनाइटेड नेशन हैज बीन स्लगिश। तो एक तो आप पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन और IMF में कोई बदलाव ही नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पे रिफॉर्म ही नहीं हो रहा है। BRICS influence is often constrained by the entrenched global power structure। तो जिस प्रकार का ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर आज के डेट में है, कहीं ना कहीं ब्रिक्स के इन्फ्लुएंस को तनाव में लेकर आ रहा है। China's economic dominance as the largest economy in BRICS, China's influence on the group's economic agenda can overshadow the interest of the other member states। और चाइना हम जान रहे हैं कि इस ब्रिक्स नेशन में सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इस ग्रुप को कहीं ना कहीं अब इकोनॉमिक एजेंडा में इन्फ्लुएंस करेगा और अपनी बातों को, अपनी इंटरेस्ट को ज़्यादा रखेगा और दूसरे मेंबर स्टेट्स के इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि चाइना इकोनॉमिक डोमिनेंस अगेन ब्रिक्स के लिए चैलेंज है। दिस डोमिनेंस रेजेस कंसर्न अबाउट एन इम्बैलेंस इन डिसीजन मेकिंग विद इन द ब्लॉक। इस प्रकार के पॉलिटिकल ब्लॉक में यदि डोमिनेंस रहेगा तो ये इस प्रकार रहेगा तो वो इम्बैलेंस आएगा, सही तरीके से संतुलन नहीं बना रहेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए संतुलन बनाकर ही डिसीजन लिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में ब्रिक्स जो है वो दिक्कत में रहेगा, अपना प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएगा। अब देखा जाए जो ये 16th ब्रिक्स समिट जो हो रहा है उसको होस्ट कौन कर रहा है, तो अभी रशिया कर रहा है, कजान में हो रहा है। रशिया इज होस्टिंग द 16th ब्रिक्स समिट इन कजान, वन ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंड वेल्थिएस्ट सिटी। ये एक प्रकार से लार्जेस्ट सिटी भी है और वेल्थिएस्ट सिटी भी है, जिसके बारे में पहले ही मैंने बता दिया कि वोल्गा रिवर और जहाँ पे कजान रिवर मिलता है वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस पे कजान सिटी है। इस ब्रिक्स का जो ये 16th समिट है इसका एजेंडा क्या है? द सेंट्रल थीम यूनाइटिंग ब्रिक्स मेंबर इज देयर शेयर्ड डिसकंटेंट विद द वेस्टर्न लेड ग्लोबल गवर्नेंस। तो जिस प्रकार से वेस्टर्न लेवल पे ग्लोबल गवर्नेंस चल रहा है, उनका वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिकल गवर्नेंस, और वो जो है एक मोनोपोली की तरह चल रहा है और एक डोमिनेशन के रूप में चल रहा है। तो ये सेंट्रल थीम यही ब्रिक्स नेशन का है कि वो आपस में अपने डिसकंटेंट, अपनी असंतुष्टि को लेकर दे रहे हैं, किसके? वेस्टर्न गवर्नेंस को लेकर, वेस्टर्न पावर जो कि US, कनाडा और यूरोपियन पावर, स्पेशली इन इकोनॉमिक मैटर, स्पेशली इकोनॉमिक मैटर को लेकर बात की जाए तो दिस सेंटिमेंट हैज इंटेंसिफाइड फॉलोइंग सेक्शन द रशिया आफ्टर इस 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और ये सेंटिमेंट और ज़्यादा डिसकंटेंट के रूप में वेस्टर्न के साथ बढ़ गया जब रशिया ने 2022 में यूक्रेन पे अटैक किया, एंड रेजिंग कंसर्न्स अमंग ग्लोबल साउथ नेशन अबाउट द वेस्ट पोटेंशियल वेपनाइजेशन फाइनेंशियल टूल। और साथ में ये ग्लोबल साउथ नेशन जितने भी है, अफ्रीका है और साउथ अमेरिका के कई नेशन हैं और साउथ एशिया के कुछ नेशन है, वो आपका मतलब है कि USA के एक जो कहा जाता है ना कि जिसको वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड कर रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल टूल, क्योंकि जैसे चाइना करता है कि आप मेरा ये ट्रेड करें नहीं तो आपके ऊपर ऐसा सैंक्शन लग जाएगा, तो यही सैंक्शन का काम USA करता है, एक प्रकार से वेपनाइजेशन अपने फाइनेंशियल टूल को एक वेपन्स के थ्रू करता है और सामने वाले के ऊपर अपने डोमिनेशन, पॉलिटिकल डोमिनेशन डालने की कोशिश करता है। तो इसके लिए तो जितने भी साउथ नेशन है, ग्लोबल साउथ नेशन भी हैं, इसके लिए अगेंस्ट अपना कंसर्न रेज कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स ब्रिक्स सिक्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन द US डॉलर, और इस रिस्पॉन्स को लेकर ब्रिक्स चाहता है कि रिड्यूस करे डिपेंडेंसी ऑन द US डॉलर, जो US डॉलर में जो एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम किया जाए।
and the SWIFT financial system, especially after Russian bank were excluded in 2020. स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम को और जो वो डॉलर सिस्टम को कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है अलग करना चाहता है, और स्पेशली चाइना चाहता है कि वो अपनी इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाए। इसका कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है ये कह रहा है। और स्विफ्ट एक प्रकार का फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड इंटरबैंक, वर्ल्ड वाइड। यदि सोसाइटी इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब है कि हर एक नेशन में बैंकों के बीच में मतलब वर्ल्ड में जो 200 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड में जो 200 कंट्रीज हैं, उन सारे 200 कंट्रीज के बीच में जो हर एक के पास बैंक है, बैंक के पास साथ में इनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और साथ में कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, डिफरेंट कंपनीज हैं। इनके साथ जो हर नेशन में है, और हर नेशन में बैंक है, बैंक के साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, इनके बीच में जो लेन देन हो रहा है, लेन देन जो आदान प्रदान मनी का ट्रांजेक्शन होगा, वो जो होता है वो स्विफ्ट कोड के द्वारा होता है, दैट इज थ्रू द स्विफ्ट कोड। तो ये हेल्प करता है डिजिटल ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, और दैट इज और इसको स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो रशिया का है, जो ये फ्रीज कर दिया गया, ये प्रॉब्लम में आया, आपने सुना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो वो सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम को हटाना चाहते हैं, और आफ्टर 2022, और जो यूएस डॉलर का जो डोमिनेशन है उसको हटाना चाहते हैं। Brazil's president Lula proposed a BRICS trading currency in 2023। इन्होंने, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला, ने प्रपोज किया था कि 15th जो ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, वहां पे प्रपोज किया था कि एक ब्रिक्स की अपनी ट्रेडिंग करेंसी होनी चाहिए। एंड द एक्सपर्ट्स हैव एक्सप्रेस्ड स्केप्टिसिज्म अबाउट इट्स प्रैक्टिकलिटी। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं जिस प्रकार का आज के डेट में इंडिया, चाइना, सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, और साथ में अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, उस आधार पे तो यहाँ पे अभी प्रैक्टिकली कोई भी ऐसा चीज नहीं हो सकता है, ये संदेह के घेरे में है कि ब्रिक्स का ट्रेडिंग करेंसी आपस में किया जा सके। लेकिन करेंटली द फोकस इज ऑन यूटिलाइजिंग नेशनल करेंसी फॉर बायलैटरल ट्रेड। यदि आप बायलैटरल ट्रेड दो देशों के बीच में हो रहा है, तो आपस में अपने करेंसीज में, अपने इंडियन रशिया के साथ कर रहा है तो इंडियन अपने इंडियन करेंसी में, रशिया अपने अपने रशियन करेंसी के साथ वो ट्रेड कर सकता है। यस, कि इंडिया की करेंसी की वैल्यू वर्ल्ड में भी है, तो सभी अपने अपने वर्ल्ड में अपनी वैल्यू करेंसीज को इंपॉर्टेंस दे। तो बायलैटरल ट्रेड करेंसी, अपने अपने करेंसीज में बायलैटरल ट्रेड करने की बात की गई। मिनिमाइज द करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क एंड डॉलर डिपेंडेंसी। तो जो फ्लक्चुएशन जो मनी का होता है वो कहीं ना कहीं उस रिस्क को कम किया जाए, और डॉलर पे डिपेंडेंसी भी कम की जाए। एडिशनली China has developed a limited alternative to SWIFT, while countries like Turkey and Brazil are boosting their gold reserves। अब इसके अगेंस्ट, जो डॉलर के अगेंस्ट जो है, कहीं ना कहीं स्विफ्ट का अल्टरनेटिव चाइना कर रहा है थोड़ा, और टर्की और ब्राजील जो है अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का सोच है कि यूएस डॉलर के डोमिनेशन को कम किया जाए। फिर करेंसी स्वैप्स फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन, मतलब आप गोल्ड से कहीं भी ट्रांजेक्शन वर्ल्ड में कर सकते हैं। गोल्ड की वैल्यू तो जो यहाँ पे है इंडिया में है, वही वर्ल्ड में भी गोल्ड की वही वैल्यू होगी। तो इसका मतलब है या तो गोल्ड रिजर्व्स के रूप में आप बात कर लें, या आप क्या नाम है, कहीं ना कहीं स्विफ्ट सिस्टम के अलावा जो एडिशनली चाइना हैज डेवलप्ड है लिमिटेड अल्टरनेटिव, कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्विफ्ट का अल्टरनेटिव कर रहा है आसपास अपने ट्रेडिंग पार्टनर के साथ। एंड करेंसी स्वैप्स फॉर एनर्जी ट्रांजेक्शन गेनिंग ट्रैक्शन, reflecting a desire for increased financial dependency from the Western powers। करेंसी स्वैप का भी मैं इकोनॉमिक्स में ज्यादा डिस्कस करूंगा, लेकिन करेंसी स्वैप देखा जाए तो एक फायदा होता है अपने करेंसी को ज्यादा और इंटरेस्ट रेट को फायदा उठाने के लिए। यदि भारत, यदि सपोज करें कि भारत यदि मालदीव्स को कुछ पैसा लोन दे रहा है तो वो डॉलर में देगा, बाद में बोला कि आप जो है अपना जो वहां पे आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है आपके यहाँ, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप अपने करेंसी में मेरे को आप अपना पैसा वापस कर सकते हो। इसी तरह चाइना भी बोल सकता है कि भारत आप डॉलर, रशिया भी कह सकता है भारत के साथ जब तेल खरीद रहा है तो बोलेगा कि आप अपना पैसा अपने इंडियन करेंसी में आप दे सकते हैं। तो ये प्रकार के करेंसी स्वैप कहा जा सकता है एक बेसिक रूप में।
दो के देशों के बीच में लोन के ऊपर करेंसी स्वैप, लोन जनरली होता है उसके ऊपर करेंसी स्वैप किया जाता है, और इंटरेस्ट में तो एक डॉलर के फॉर्म में देता है तो दूसरा अपने करेंसी के फॉर्म में। एक बेसिक आइडिया दे दिया हमने। बाद में इकोनॉमिक्स में इसको डिटेल में समझाया जाएगा। आपको नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि कजान रशिया इमर्जिंग थर्ड कैपिटल, जो कजान है रशिया का थर्ड इमर्जिंग कैपिटल बन रहा है। एंड कजान नन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग पेट्रोकेमिकल एंड मिलिट्री सेक्टर, मतलब यहाँ पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है, जो पेट्रोलियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और यहाँ पर एक्सकेवेशन जो है, सॉरी क्या जाता है, ड्रिलिंग करके पेट्रोल भी निकाला जाता है, काफ़ी अच्छा पेट्रोल यहाँ पर जो खान है, माइनिंग है फॉर द ऑयल फील्ड्स, एज वेल एज इट्स रैपिडली ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री, यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वाज डेजिग्नेटेड एज रशियाज थर्ड कैपिटल इन 2009, और इसे 2009 में थर्ड कैपिटल कह दिया गया। दिस टाइटल अंडरस्कोर्स इट्स रोल एज ए कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर अलोंगसाइड मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो थर्ड कैपिटल कहने से ये इसका इंपॉर्टेंस ये बढ़ता है, ये इस वर्ड का इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर करता है बहुत कि इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिकली रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आफ्टर मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि ये भी दो, मॉस्को द फर्स्ट कैपिटल कहा जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग सेकंड कैपिटल कहा जाता है, थर्ड जो है कजान इज कंसीडर्ड द थर्ड कैपिटल ऑफ रशिया। सॉरी। कजान सिग्निफिकेंस इन रशियाज डेमोग्राफिक चेंजेस। तो जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो कजान में आया है उसका रशिया कजान का क्या सिग्निफिकेंस है रशियन डेमोग्राफिक चेंजेस में। यहाँ पे देखा जाए तो कजान लोकेटेड 900 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मॉस्को एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द वोल्गा एंड कजानका रिवर्स। तो आपने अभी देखा कि हमने क्या बोला था कि आपका यहाँ मॉस्को है, वोल्गा रिवर इस प्रकार से आ रहा है और कैस्पियन सी में चला जाता है। तो यहाँ पर एक कजाकान रिवर मिल रहा है, तो ये कन्फ्लुएंस पॉइंट जो है ये यहाँ पर ही कजान है। तो ये आपका वोल्गा रिवर है, और यहाँ पर ये जो रिवर आ रही है कजान का रिवर मिल रही है। तो यहाँ पर दोनों के कन्फ्लुएंस पॉइंट पे कजान सिटी है, और ये लगभग यहाँ से कितनी दूरी पे है, 900 किलोमीटर फार। इज इट ओके? तो एंड ये जो कजान है इट इज द कैपिटल ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टाटास्तान। तो एक छोटा वहां पे जो स्टेट का फॉर्म है, जैसे हमारे यहाँ यूपी बिहार डिफरेंट होते हैं, वैसे ही वहां पे टाटास्तान रिपब्लिक है, उसका कैपिटल है कजान। द सिटीज पॉपुलेशन इज नियरली evenly divided between the ethnic Russians and the Tatars, predominantly Muslim। तो यहाँ पे जो कुछ रशियन जो क्रिश्चियन है, 48.6% में कहा जा सकता है एथनिक रशियंस, एंड टाटर्स जो मुस्लिम एथनिक ग्रुप है जो 47.6 है। तो दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब है बैलेंस है यहाँ पे। दिस डेमोग्राफिक बैलेंस सिंबलाइजेज रशियाज इवॉल्विंग आइडेंटिटी एज ए मल्टी एथनिक एंड मल्टी रिलीजियस नेशन। इस तरीके से रशिया एक आज के डेट में जो ये डेमोग्राफिक बैलेंस ये दिखाता है कि रशिया एक जहां से देखा जाए इक्वालिटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस नेशन कह सकते हैं। कल्चरल सिंबल्स इन कजान। कजान्स डाइवर्सिटी इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय इट्स सिटी क्रेमलिन। वहां पे छोटा शहर है कजान, सिटी क्रेमलिन, अ फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स दैट इंक्लूड्स, वहां पे फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स है, चारों तरफ से फोर्ट्स बने हैं, और दैट इंक्लूड्स ऑर्थोडॉक्स एनंसिएशन कैथेड्रल जो पादरी और क्रिश्चियन को मानने वाले हैं, एंड द कुल शेरिफ मॉस्क भी है वहां पे, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द यूरोप का वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है। अब इसके बारे में जो देखा जाए कुल शरीफ मॉस्क के बारे में, दिस मॉस्क ओरिजिनली डिस्ट्रॉयड बाय इवान द टेरिबल इन द 16th सेंचुरी। ये तो 16th सेंचुरी में इवान के द्वारा तोड़ दिया गया था। वाज रिकंस्ट्रक्टेड in 2005 with the assistance from the Saudi Arabia and the UAE। तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ट्राई करें, मतलब यदि अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, एंड एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मैं आपको कहूंगा कि जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।